नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने बताया कि आदेश 26 तक पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कमीशन जारी होता है, और आज हम उससे आगे बात करेंगे। आदेश 27 के अंतर्गत सरकार द्वारा उसके विरुद्ध या अपनी पदीय स्थिति में लोक अधिकारियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद दायर करना, अर्थात सरकार के खिलाफ वाद दायर कैसे किया जाएगा, ये धारा 27 बताता है। और पदीय स्थिति में कैसे केस किया जा सकता। धारा 27 के ये वे वाद जिनमें संविधान के निर्वाचन या किसी लिखित विधिमान से संबंधित सारभूत विधि का प्रश्न उत्पन्न होता है, अर्थात कोई कॉन्स्टिट्यूशनली क्वेश्चंस अराइज हो जाता है जो उसके संबंध में आदेश 27 के संबंध में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या अटॉर्नी जनरल से राय ले सकते हैं। ये उस संबंध में बताता है, ठीक है ना। अब अगला आदेश 28 के संबंध में बात करते हैं। सैनिक या नौसैनिक या वायु सैनिक या इनके विरुद्ध वाद दायर कैसे किया जाएगा। द्वारा आदेश 28 बताता है हमें, और वो सारी नौसेना के विरुद्ध या सैनिकों के विरुद्ध या वायुसेना के विरुद्ध में आपको कैसे केस दायर किया जा सकता है। धारा 29 निगमों द्वारा या निगमों के विरुद्ध, अर्थात जो निगम कॉरपोरेशन है उनके द्वारा या उनके विरुद्ध कोई दावा किस कैसे दायर किया जाएगा। धारा और आदेश 29 में बताया गया है, ठीक है ना। धारा 30 के बारे में बात करते हैं। किसी फर्म या अपने नाम से या नाम में कारोबार चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, अर्थात कोई कंपनी या किसके कोई फर्म है तो उसके विरुद्ध में आप कैसे करके केस डाल सकते हैं या वो तुम्हारे ऊपर कैसे डाल सकती है, ये आदेश 30 बताता है, ठीक है ना। अब धारा आदेश 31 के बारे में बात करते हैं। न्यासियों और निष्पादकों और प्रशासकों द्वारा इनके विरुद्ध वाद, अर्थात कोई न्यासी ट्रस्ट अर्थात कोई ट्रस्ट है या एग्जीक्यूटर्स है या पावर दी गई है, अर्थात जीपीए के थ्रू दी गई है, या वो कैसे वाद लाएगा या उसके विरुद्ध वाद कैसे दायर किया जा सकता है, ये बताता है धारा 31। अब धारा 32 ये बताता है कि अवयस्क व्यक्तियों के विरुद्ध में या विकृत चरित अर्थात मानसिक मंदता वाले व्यक्ति के विरुद्ध कैसे वाद दायर किया जा सकता है या वो कैसे वाद दायर कर सकती है, ये आदेश 32 बताता है, ठीक है ना। 32 के कुटुंब के संबंध रखने वाले विषयों में संबंधित वाद, कोई कुटुंब के संबंध में अर्थात यही मानसिक मंदता और मानसिक विकृति के या अवयस्क व्यक्तियों पर कैसे वाद ला सकते हैं वो, और कैसे उनके विरुद्ध किया जा सकता है। धारा 33 निर्धन व्यक्तियों के द्वारा केस दायर किया जाना, ठीक है ना। ये आदेश 33 बताता है कि कोई व्यक्ति निर्धन है तो वो कैसे केस दायर कर सकता है, और शुरू में जब भी वो केस दायर करता है तो उसे छूट होती है कि वो छूट की एप्लीकेशन लगाई जाती है और निर्धन व्यक्ति का उसे सर्टिफिकेट न्यायालय के समक्ष दिया जाता है, जिससे ये साफ क्लियर होता है को जब भी वो केस जीत जाएगा तब कोर्ट फीस अदा करेगा। ये आदेश 33 के संबंध में बताता है। आदेश 34 जो ये बताता है स्थावर संपत्ति के संबंध में बंधक अथवा मॉर्गेज के संबंध में वाद कैसे दायर किया जाएगा या बंधक संपत्ति वाले कैसे वाद दायर करेंगे, ठीक है ना। अगला है इंटरप्लीडर आदेश 35, ठीक है। अब वाद पत्र में किस तरह दावा होगा, क्या फीस होगी, प्रति दावा कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा, अंतर वाचनीय या इंटरप्लीडर आदेश 35 इस संबंध में बताता है। आदेश 36 जो विशिष्ट मामले हैं, जैसे विशिष्ट मामले सरकार के विरुद्ध करने हैं, ठीक है ना, और रजिस्ट्रार के विरुद्ध करने, सबके प्रति केस दायर किया जा सकता है, लेकिन उसके नियम बनाएगा। ये आदेश 36 स्पेशल केसों के बारे में ही बताता है कि सरकार के खिलाफ कैसे केस करेंगे या फिर न्यायालय के खिलाफ कैसे केस करेंगे, उसकी विषय वस्तु कैसी होगी, करार कैसा होगा, पक्षकारों के अधीन होंगे, सुनवाई और निपटारा कैसे किया जाएगा, ठीक है ना, और अपील कैसे फाइल होगी। और आदेश 37 संक्षिप्त प्रक्रिया, अर्थात कोई केस है जो केवल मनी से के संबंध में, बहुत ज़्यादातर केस हुंडी, चेक बाउंस और मनी के संबंध में ये केसेस है। शॉर्ट संक्षिप्त प्रक्रिया का लागू किए जाना, धन के मामलों में ज़्यादातर ये ऑर्डर 37 के सूट्स फाइल होते हैं, या कोई आदमी अब संपत्ति छोड़ के जाने वाला है तो बिफोर अटैचमेंट धारा 38 इसी संबंध में काम करती है। निर्णय से पहले गिरफ्तारी और कुर्की, कोई व्यक्ति भगने वाला है तो आदेश 38 ये बताती है कि उसे पकड़ लिया जाए वरना वो भग जाएगा और हमारा केस चल नहीं पाएगा और या संपत्ति बेच के भग जाएगा, वो इस संबंध में बात करती है धारा 38, ठीक है ना। आदेश
धारा मतलब आदेश 38, आदेश 39, अस्थायी व्यादेश या अंतर्वर्ती आदेश, अर्थात स्थायी अस्थायी दोनों ही तरह के निषेधाज्ञा अर्थात टेम्परेरी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन के संबंध में विस्तृत रूप से बताती है कैसे मामलों में इंजंक्शन दिया जाएगा और किन मामलों में नहीं दिया जाएगा। धारा 39 बता। धारा 40, धारा से मतलब ये कि आदेश 40 वो ये बताता है कि रिसीवर की नियुक्ति कैसे होगी। किसी मामले में रिसीवर की ज़रूरत है जिससे ये क्लियर हो सके कि वो भगे ना या उस प्रॉपर्टी को अटैच करके सील करके कुछ करे। मतलब कोई भी आदेश रिसीवर नियुक्त करती है और वो चाहती है कि कोई माल रिकवर होना है, सील लगनी है, कोई और बहुत सारे काम है। जस्ट लाइक ए कमिश्नर की तरह ही ये रिसीवर होती है जो कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किया जाते हैं और कोर्ट के आदेश के अनुसार ही कार्य करते हैं जैसे कमिश्नर करते हैं। ठीक इसी तरह आदेश 21 जो मूल डिग्रियों की अपील के संबंध में बताता है। ठीक है ना, कहीं मूल डिग्री बनती है किसी केस के बारे में तो फिर उसकी अपील कहाँ होगी वो आदेश 41 बताता है। ठीक है ना, आदेश 41 के अंतर्गत स्टे की कार्रवाइयाँ और बहुत सारी कार्रवाइयाँ, अपील की डिग्री या अपील का निर्णय, अंतर्वस्तु के संबंध में पूरा डिटेल दिया गया है धारा 41 के 41 के अंतर्गत, अर्थात आदेश 41 के अनुसार 41 के अनुसार। आदेश 42 के संबंध में अपीलीय डिग्री की अपील, अर्थात 42 बताएगा कोई अपील है वो फिर अपील उसकी करनी है आपको तो धारा मतलब आदेश 42 वो बताता है कि किसी अपील जो डिस्पोज ऑफ हो गई है उसके संबंध में अपील कहाँ होगी, 42 बताएगा ये धारा, अर्थात आदेश 42 बताएगा। ठीक है ना, अब धारा 43 के बारे में 43 के बारे में आदेश 43 के बारे में बात करते हैं जो बताता है कि आदेशों की अपील कहाँ होगी। आदेश 43 बताता है कि जो किसी फाइल में आदेश किए गए हैं उनके संबंध में तुम्हें अपील करनी है तो वो अपील कहाँ होगी। ठीक है ना, आदेश 44 के संबंध में बात करते हैं, निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपील, जो हमने धारा 33 आदेश 33 में पढ़ा था कि निर्धन व्यक्तियों के द्वारा अपील कहाँ होगी। इसी तरह धारा 44 बताती है कि निर्धन आदेश 44 बताता है कि निर्धन व्यक्तियों के द्वारा अपील कैसे की जाएगी अगर वो केस नहीं जीते हैं तो। ठीक है ना, आदेश 45 उच्चतम न्यायालय में अपील, आदेश 45 बताता है उच्चतम न्यायालय में अपीलें कैसे फाइल की जाएंगी। ठीक है ना, आदेश 46 निर्देशन रेफरेंस, अर्थात किसी बात के अंतर्गत रेफरेंस कहाँ फाइल होगा वो ये आदेश 46 बताता है। आदेश 47 पुनः अवलोकन रिव्यू, रिव्यू कहाँ फाइल होगा ये आदेश 47 बताता है। ठीक है ना, आदेश 48 प्राकीर्ण, जो कुछ विशिष्ट मामले हैं जो सीपीसी में गवर्न नहीं है वो इसके अंतर्गत 48 के अंतर्गत रखे जाते हैं। आदेश 49 चार्ट रहित उच्च न्यायालय, जहाँ चार्टर में उच्च न्यायालय नहीं है वहाँ क्या होगा ये आदेश 49 उस संबंध में बताता है। आदेश 50 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय, अर्थात ये प्रांतीय लघुवाद न्यायालय के संबंध में बताता है। आदेश 21 ये एक अंतिम आदेश है। ठीक है ना, प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। ठीक है ना, और उसके बाद हम इसके अंतर्गत जो अनुसूचियां दी गई हैं कैसे लेके जय तक, ठीक है ना, कुछ अनुसूचियां दी गई हैं उन्हें हम डिटेल से पढ़ते हैं। परिशिष्ट क अभिवाचन के संबंध में, परिशिष्ट ख आदेशिका के संबंध में, परिशिष्ट ख प्रकटीकरण निरीक्षण और स्वीकृति के संबंध में, घ डिग्रियों के संबंध में, ड निष्पादन के संबंध में, च अनुपूरक कार्रवाइयों के संबंध में, 6 अपील निर्देश और रिव्यू के संबंध में, जय प्राकीर्ण जो सीपीसी के तहत नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। इसका मतलब यह है कि धारा 51वीं वो आदेश 51वीं कंप्लीट हो चुका है, हमने अनुसूचियां भी कंप्लीट कर ली हैं, कैसे लेके जय तक अनुसूचियां हैं वो सारी डिटेल्स आपको बताती है। आप इन्हें देखोगे तो बड़ा ठीक रहता है क्योंकि इससे आपको जानकारी बढ़ेगी और सीपीसी के कैसे लागू होती है, कैसे करके कार्रवाइयाँ की जाती है वो सब डिटेल्स इस संबंध में दी गई हैं। ठीक है ना, तो बड़े हमने लगभग सीपीसी कंप्लीट कर ली है और
पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, लॉ के, या वकील हों, या अधिवक्ता हों, या अन्य कोई भी, इससे रेफरेंस ले सकते हैं। ये केवल रेफरेंसिंग के लिए बनाया गया, डिटेल्स नहीं है। डिटेल्स आपको पुस्तक में मिल जाएंगी। ये केवल हमारा पर्पज़ ये है कि कहीं आप होते हैं और पूरी डिटेल नहीं पढ़ पा रहे हैं, कम से कम आपको रेफरेंस हो जाए, तो रेफरेंस आप इनसे समझ सकते हैं। ठीक है ना? और जब रेफरेंस समझ लेंगे तो बाकी कार्रवाइयाँ समझने में आसानी होती है। नमस्कार।